नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। चलिए, तो आप सभी जानते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा ब्रह्मांड की जो सामान्य अवधारणाएं हैं। ठीक है, उस पर आधारित सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्वेश्चन के आंसर को कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप वह भी पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, ब्रह्मांड। तो हम कुछ चीज़ें ब्रह्मांड के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, इसकी व्याख्या क्या है। तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, आकाश गंगाएं किसे कहा गया है? गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पूंजी होती है। ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय ब्लज, ठीक है, केंद्रीय ब्लज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं शामिल है। क्या क्या शामिल है आकाश गंगा के अंदर? तो इसके अंदर एक केंद्रीय ब्लज और 3 घूर्णनशील भुजाएं शामिल है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है। किससे? जो दूसरे तारे होते हैं उनसे क्या यह निर्मित होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, ब्लज, जो आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, ब्लज किसको कहा जाता है? आकाश गंगा का जो केंद्र होता है उसे ब्लज कहा जाता है। यहाँ तारों का संकेंद्रण बहुत अधिक होता है। देखो, बीच में आपने देखा होगा आकाश गंगा के आसपास बहुत सारे, परंतु एक बीच में जो केंद्रक होता है वहां पर तारों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, उससे क्या संकेंद्रण कहा जाता है। और जो तारों का यह जो केंद्र होता है, ठीक है, इसे ब्लज कहा जाता है, जो कि आकाश गंगा का केंद्र होता है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति या ज्वालामुखी की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए, तो जो बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पूछा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। देख लीजिए, आधुनिक भौतिक शास्त्री, जो आधुनिक भौतिक शास्त्री थे, क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, मैं आपको नाम यहाँ बता देती हूँ, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, लेमेत्रे, जिन्होंने सन 1927 में क्या करा था कि सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत जिसका नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में क्या हुआ था? इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया था कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि जो ब्रह्मांड सबसे पहले क्या था? एक बहुत विशाल, मतलब कि बहुत ही बड़ा और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद क्या हुआ कि बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ, और इस धमाके से होने वाले जो टुकड़े थे वह अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे, मतलब पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, और तारे और ग्रहों के रूप में, मतलब तारों और ग्रहों का, किसी ने तारों का रूप ले लिया तो किसी ने ग्रहों का रूप ले लिया। इसलिए क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग सिद्धांत में किस संबंधित है? तो जो बिग बैंग का सिद्धांत है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है। यह किसने कहा था? तो यह जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा था 1927 में। क्या करा था उन्होंने जो सृष्टि है उसकी क्या रचना की थी। ठीक है, रचना का जो है वह, मतलब रचना की थी, मतलब इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदकिनी के आकृति को क्या बोला जाता है? ठीक है, देखो 3-4 चीजें पूछे गई, आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदकिनी की के जो आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे हम, सर्पिल, मतलब कि स्पाइरल गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्युत गैलेक्सी, अनियमित गैलेक्सी या गोल गैलेक्सी। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए, देख लेंगे हम, आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदकिनी हमारी गैलेक्सी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? गैलेक्सी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल स्थित है, किसमें हैगा? तो सर्पिल, मतलब कि स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पृथ्वी और हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, यह स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल
गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं, जो कि हमारा एक मंडल, इसकी क्या शिकारी हंस भुजा है। ठीक है, जो हमारा मंडल इसकी क्या शिकारी हंस की जैसी भुजा है, जिसमें कि आयरन जो ओरायरन है और सिग्नस की भुजा है, ठीक है, पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका विकल्प नंबर ए है वह सही हो जाएगा। स्पाइरल, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में हंस भुजा, ठीक है, शिकारी हंस भुजा। तो आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग मंदिर की जो आकृति है वह कैसी है, तो वह सर्पिल मतलब कि स्पाइरल, और स्पाइरल और हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, शिकारी हंस भुजा के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, तारों का रंग क्या इंगित करता है, मतलब क्या प्रदर्शित करता है तारों का रंग। चलिए ऑप्शन देखेंगे, सूर्य से दूरी, प्रकाश का चमक, या पृथ्वी से दूरी, और ऑप्शन नंबर आखिरी आपका तापमान। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि तारों का रंग क्या जो इंगित है वह क्या करता है। तो तारों का रंग उनकी चमक, तापमान और उम्र को इंगित करता है। क्या करता है, एक तो चमक, दूसरा तापमान और उम्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि तारों को वर्णक्रमीय प्रकार नामक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि तारा क्या करता है, तारा तापमान को इंगित करता है, मतलब कि तारे की चमक होती है इसको क्या करते हैं, तापमान को उम्र से इंगित करता है। चलिए तापमान के जरिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है। आकाशगंगा के पूछा है, ठीक है, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 2.5 करोड़ साल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 करोड़ साल, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 करोड़ साल, ऑप्शन नंबर डी है आपका 50 करोड़ साल। ठीक है, तो देखिए कि जो सूर्य है वह हमारी आकाशगंगा के लगभग गोलाकार कक्षा में, जो गोलाकार कक्षा है, ठीक है, उसके केंद्र के चारों ओर घूमने में, ठीक है, जो आकाशगंगा है, ठीक है, आकाशगंगा का जो गोलाकार कक्ष होता है, कक्षा के जो केंद्र होता है उसके चारों ओर घूमता है, आप ये सभी चीजें जानते हैं। इसके बाद देखो उसको घूमने में कितना समय लगता है, तो इसे घूमने में 25 करोड़ साल लागत है, मतलब कितना समय लगता है, जो 25 करोड़ साल लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 25 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी स्थायी श्वेत बोने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाती है। ऑप्शन देखेंगे, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, ऑप्शन नंबर सी है आपका होयल सीमा, और फाउरल सीमा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेंगे, किसी स्थायी श्वेत बोने नक्षत्र का अधिकतम जो संभावित द्रव्यमान है वह क्या कहलाता है। तो देखोगे किसी स्थायी श्वेत जो बोने होते हैं उसका नक्षत्र का जो अधिकतम संभावित द्रव्यमान होता है ना, वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में, चंद्रशेखर सीमा, और इंग्लिश में कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देख लेंगे और चीज़ें। इस सीमा का जो उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो इस सीमा का जो सबसे पहले उल्लेख किया था वह क्या था, विल्हेम एडिसन ने। ठीक है, विलियम एडिसन ने इसका सबसे पहले कब किया था, तो 1930 में। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि विल्हेम एडिसन और ईसी, इनके साथ एक और थे ईसी स्टोनर ने। ठीक है, दोनों लोगों को देख लीजिएगा, एक तो विलियम एडिसन और दूसरा है कि ईसी स्टोनर ने 1930 में प्रकाशित अपने जो शोध पत्रों में किया था। ठीक है, मतलब कि अपने खुद के शब्दों में बताया था इन्होंने कि भारत के जो खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने 1930 में, मतलब कि जब 1930 में वह 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से इस सीमा को खोज की और इस सीमा की गणना की और अधिक शुद्ध बनाया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है मतलब कि चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि उन्हीं ने ही उल्लेख किया था, मतलब कि बहुत अच्छे से। ठीक है, तो
किसी स्थायी श्वेत बोनो नक्षत्र का जो अधिकतम संभावित द्रव्यमान होता है वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। यह किसने बताया? तो यह विलियम एटसन ने 1930 में। इनके सहायक कौन थे? तो ईसी स्टोनर भी इनके सहायक थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि स्थायी श्वेत बोनो का नक्षत्र जो है, जो कि संभावित द्रव्यमान है, इसमें उन्होंने चंद्रशेखर सीमा का उल्लेख किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? तारों के कारण पूछा है कि खगोलीय घटना कौन सी होती है? ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष या धूमकेतु। चलिए तो हम देख लेंगे कि तारों के कारण कौन सी खगोलीय घटना होती है। देखो, तो जब तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण क्या होता है, तारा संकुचित होने लगता है। ठीक है, संकुचित मतलब कि वो टिमटिमाता है ना, जब देखा अक्सर तारे को, रोशनी आती है फिर जाती है, हाँ, तो ऐसा होने लगता है। तब वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांति सीमा तक संकुचित हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर ऐसा होता है, फिर वो एक स्थिर हो जाता है, मतलब कि उसका जैसा भी उसको रूप लेना, डार्क या ऐसा हो जाता है। ठीक है, और उस अपार जो अवधारणा, ठीक है, संकुचन के कारण उसका जो जगह और समय भी विकृत हो जाता है, मतलब कि उसका जो जगह है वो फिक्स हो जाती है, और अपने ही जगह में और समय का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तारा एकदम दिखता है फिर अपने को दिखाई भी नहीं देता, तो क्या होता है, वह अदृश्य भी हो जाता है। यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब तारा संकुचन होने के कारण क्या करता है कि अदृश्य हो जाता है, तब इसे ब्लैक होल कहा जाता है, जिसे कि खगोलीय घटना ब्लैक होल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया था? अब देखो, ब्लैक होल का सिद्धांत, ऑप्शन देखेंगे सीवी रमन, एच.जे. भाभा, ऑप्शन नंबर सी है आपका एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। तो देखो कि जो ब्लैक होल का जो शब्द है, यह अमेरिकी खगोलविद जॉन विलियम, किसने? विलियम जॉन, देख लीजिए नाम, जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, इस चंद्रशेखर सापेक्षता को सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मतलब कि देखो, अब चंद्रशेखर का तो किसी और ने किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या कहा था कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वह इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है? ऑप्शन देखेंगे, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या बुध। ठीक है, तो देख लेंगे हम कि जो पृथ्वी में गोल्डीलॉक्स होते हैं, ठीक है, क्या गोल्डीलॉक्स होते हैं, वह जॉन है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, गोल्डीलॉक्स का अर्थ होता है कि ना तो बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म। ठीक है, अब देखो, बहुत ठंडा है बहुत गर्म, मतलब ठीक ठाक होगा तो वहाँ पे जीवन संभव होगा। इसलिए क्या होता है कि जीवन के लिए सभी स्थितियों की उपलब्धता हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर देखो ठंड भी आती है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर जीवन संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका तो सभी को आंसर पता ही होगा। ऑप्शन देखेंगे, साइरस या डॉग स्टार, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका उल्फा, जो अल्फा सेंचुरी होता है वह, ऑप्शन नंबर डी है आपका बीटा सेंटोरी। चलिए तो हम देख लेंगे कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सौरमंडल से के जो बाहर चमकता तारा है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो आगे देख लेंगे हम कि तथा सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। ठीक है, मतलब सूर्य के जो दूसरा दोगुना द्रव्यमान है वह इस तारे में है, मतलब कि जो साइरस या डॉग स्टार है उसमें यह सूर्य से 20 गुना चमकीला होता है एवं यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि सौर ऊर्जा के जो बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वह हैगा साइरस या डॉग स्टार, ऑप्शन नंबर ए आपका
सही हो जाएगा। चलिए, इसके साथ साथ आज हमारे ये ब्रह्मांड के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।